इब्तिदाए रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अजहर फिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। मईशत की चूल्हें हिल गईं, हुकूमत खामोश तमाशाई, रुपए की इतनी बेकदरी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, स्टॉक एक्सचेंज गिरावट का शिकार। ऐसी हालत क्यों हुई? पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार क्यों है? आइए जानते हैं माशी सियासी अमूर के एक्सपर्ट जनाब नदीम मलिक से। नदीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? शुक्रिया अजहर साहब। पाकिस्तान की इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार जो है उसमें तमाम इदारे हैं और पूरी कौम का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ जितने भी मसाइल हैं उसमें सियासी इमेच्योरिटी का हमने मुजाहरा किया है। पिछले 74 सालों में हमारे जो अदलिया है उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिस वजह से लोगों का अदालतों के ऊपर से एतबार कम हुआ है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट चंद जर्नल जिसमें शामिल होते हैं उसकी वजह से आर्मी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए उसमें गेम ख़राब की है, चलती मईशत को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। और इस हिसाब से ओवरऑल हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी कंट्रीब्यूशन है कि ब्यूरोक्रेट्स भी काम को ही नहीं करते। वो कहते हैं हमें किसने पूछना है, हमें कोई पूछ नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता, तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। तो इस वजह से इस पाकिस्तान में कोई बंदा ज़िम्मेदारी ओन नहीं करता, ज़िम्मेदारी नहीं लेता, जिस वजह से हमारी मईशत की ये हालत है। ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान का जो रुपया है जो बहुत ही बेकदरी का शिकार है, 226 रुपये पर डॉलर पहुंच गया है, तकरीबन 230 में ओपन मार्केट में हुआ है। ऐसा क्या हुआ है कि इतनी जल्दी से ये गिर रहा है? ये ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब ये ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को फतह नसीब हुई और नून लीग ने अनएक्सपेक्टेडली लूज़ किया गेम, तो उस वक्त अनसर्टेनिटी पैदा हुई कि अब क्या सूरत हाल बनेगी। नून लीग की हुकूमत पंजाब में नहीं बन रही, शहबाज शरीफ साहब भी फिर वहाँ पे वफाक में सिर्फ वफाक में बैठ के क्या करेंगे, तो एक अनसर्टेनिटी डेवलप हुई और उसमें फिर हमारी अपोजिशन पीटीआई ने भी कंट्रीब्यूशन अदा किया और वो एक बयानिया दिया कि चोर, करप्शन और ये वो और फौरी इंतखाबात करवाए जाएँ। और वो उस जो फौरी इंतखाबात का बयानिए को मज़ीद वो मिली है, तक़वियत मिली है जब ये पीटीआई इलेक्शन जीती है। तो उस वजह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है और उस वजह से इन्वेस्टर ने जो है डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की है, रुपये जो है मज़ीद बेकदरी हुई है और ये आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि मज़ीद जो है रुपए की कदर में कमी वाक़ई होगी। ये श्रीलंका में क्या हुआ है और पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात में क्या इश्तराक है, क्या मुश्तरक है ऐसे हालात? श्रीलंका का जो इशू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उसके साथ इसको ममासलत नहीं लाता, इसलिए कि श्रीलंका की जो इकानमी थी वो ज़्यादातर टूरिज़म पे थी। कोरोना के बहस उनकी टूरिज़म डैमेज हुई और उनके पास और कोई दूसरे एवेन्यूज़ नहीं थे कि जिनके ऊपर वो काम करें, तो मुल्क की मईशत ख़राब हुई। तो उसका सहारा ये हुआ कि उन्होंने अपनी करेंसी को भी कम किया और बहुत ज़्यादा डीवैल्यू करना पड़ी, जिस वजह से वहाँ की गरीब आवाम के ऊपर महंगाई बहुत ज़्यादा हुई और लोग बेरोज़गारी के मामलात पैदा हुए। तो उस वजह से फिर वहाँ पे हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा हुई और लोगों ने वहाँ पे फिर इस तरह भी कैफियत में महल में पहुँच गया, घेराव कर लिया और वहाँ पे हुकूमत का सारा ये निज़ाम हुआ है। ये चीज़ है। पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान में कुछ और किस्म के मसाइल हैं और इसमें बेहतरी के आसार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। लग यही रहा है कि पाकिस्तानी जो मईशत है मज़ीद कमज़ोर होगी। सही। तो ये जो इतलात हैं कि अगस्त के आखिर में IMF का प्रोग्राम फ़ाइनल होगा, हमें कुछ मिलेगा, तो इस अरसे में पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि अपनी मईशत को संभाल सके? इसमें सबसे पहले ये है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं इकानमी के, उन सबको एक सेम पेज पे आना होगा और उनको छोटे मोटे पॉलिटिकल इख्तलाफात और दीगर इख्तलाफात को ख़त्म करके मईशत के लिए जो अपना एक प्लान देना होगा और उसके ऊपर सबको मुतफ़िक होकर चलना पड़ेगा। यही एक वाहिद हल है कि हम मुतफ़िक होके इकनॉमिक प्लान लॉन्च करें और उसके ऊपर सारे मुतफ़िक हों। हमारे यहाँ होता ये है कि शहबाज शरीफ ने अगर कोई पॉलिसी लॉन्च की है तो उसके ऊपर जो दूसरे क्वार्टर्स हैं अपोजिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया
और पॉलिटिकली फिर उसको ऐसा उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाती है कि वो जो पॉलिसी है जिसकी अनाउंसमेंट की जाती है उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ। सही। तो रुपए की इस बेकदरी को हम कैसे रोक सकते हैं? रुपए की बेकदरी का जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि हम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको थोड़ा सा कम करें। सही। और इसके अलावा रुपए की जो ट्रेडिंग है इसके ऊपर थोड़ा सा करें कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड ना करें, कि हर बंदा हम जब इसको ट्रेडिंग करते हैं और ये जब बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा हो तो हमें ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। अगर ये 1 रुपये या 2 रुपये नीचे जा रहा है डॉलर के मुकाबले में तो हमें इसकी ट्रेडिंग उस दिन बंद कर देनी चाहिए। हम ट्रेडिंग बंद नहीं करते और वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। जैसे कल एक दिन में 8 रुपये समथिंग जो रुपया डी वैल्यू हुआ है उसकी वजह से 6 खरब रुपये पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ा है। सही। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी क्रैश की है और रुपए की डी वैल्यू होने की वजह से हमारे मुल्क में महंगाई का तूफान आना है। नदीम साहब, ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान की रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में बहुत गिर रही है तो क्या ये किसी और करेंसी में, मसलन चाइनीज़ करेंसी युआन है, उसमें नहीं कर सकता ये अपनी ट्रेडिंग? अज़हर साहब, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये आसान होता तो बाकी ममालिक भी इस पर अमल कर रहे होते, ईरान भी कर रहा होता, रशिया भी कर रहा होता, लेकिन उसके ऊपर कोई इतनी आसानी नहीं है क्योंकि हमारे जो ग्लोबल इदारे हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी इदारे, IMF, वर्ल्ड बैंक है, तो हमने जो ग्लोबल ट्रेड करनी है वो डॉलर में ही करनी होती है। ये आसान नहीं है कि हम इसको थोड़ा सा बेहतर करें या इसमें लोकल करेंसी। हाँ, छोटे लेवल पे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ईरान बॉर्डर है तो वहाँ पे अगर हम कोई बाज़ार या कोई चीज़ करते हैं तो वो हम छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो अब देखें, चाइना जो है जिसको हम सुपर पावर कह रहे हैं कि राइजिंग आ रहा है और अगली जो सुपर पावर वो बन रहा है, तो वो युआन को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सका अभी तक। हालांकि उसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोन भी दिया हुआ है और भी माशी उनकी पॉलिसियाँ हैं, तो युआन को वो एज ए अल्टरनेट करेंसी नहीं इंट्रोड्यूस करवा सका। तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई बात करता है तो वो मेरे ख्याल में बहुत ही एक्वर्ड बात है और ये गरीब अवाम को, सिंपल जो अवाम है उनको अट्रैक्ट करने के लिए होती है। सही। ये इतना आसान नहीं है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का सरमाया मुल्क की मईशत को सहारा देता है। मुल्क में सरमाया लाने वाली स्कीमें क्यों नाकाम हो जाती हैं? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। मुल्क में सरमायाकारी उस वक्त आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब हमारे यहाँ ये जो दहशतगर्दी हम जिसे कहते हैं, नामालूम अफराद और ये वो कभी बलूचिस्तान में हो जाती है, कभी पंजाब में, कभी KP में, कभी फाटा में, तो ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं लाती। ये इस वजह से इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आता। कराची में भी बहुत लॉलेसनेस का ट्रेंड है जो सबको मालूम है। तो ये जब तक हम पीस नहीं न लाएंगे मुल्क के अंदर तो उस वक्त तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। पहले हम पीस लेकर आएँ, फिर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ, उसके बाद जो है इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएंगे और उनको फैसिलिटेट भी करें हम। ये पाकिस्तान में 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो और आप कहें जी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर ने नहीं आना कि वो 8 घंटे लोड शेडिंग के बाद वो किस तरह आउटपुट देगा, किस तरह वो लेबर को चलाएगा और अपनी जो है पैदावार और जो उन्होंने टारगेट्स मीट करने होते हैं प्रोडक्शन के, वो कैसे मीट करेंगे। तो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिस वजह से इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहा। नहीं, मेरा एक मकसद ये सवाल का था कि जो हम काला धन जो होता है बाहर पड़ा है पाकिस्तान का मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के पास, उसको वाइट करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें दी गई हैं, तो उन स्कीमों से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा सकता? पाकिस्तान को उससे फ़ायदा क्यों नहीं होता? उसमें जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो तो थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर सेटल हैं, उन लोगों को इसमें सरमाया लाने की ज़रूरत नहीं है। सरमाया ला कर भी आएँ पाकिस्तान में, अगर उसको लेकर भी आएँ तो फिर भी हमारा पॉलिटिकल और इकनॉमिक इतनी इंस्टेबिलिटी है कि वहाँ पे काम नहीं होगा। लोगों का ट्रस्ट नहीं बिल्ट हो रहा हमारी रियासत के ऊपर और हमारे इदारों के ऊपर। जब तक हमारे इदारे स्टेबल नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो ये मुआशी पॉलिसियाँ कभी भी कामयाब नहीं होंगी। सही। खबर है कि वफाकी अफसरों के एग्जीक्यूटिव अलाउंस में 150% इजाफा कर दिया गया है। जब मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, ऐसे हालात में इस फैसला को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, ये शहबाज शरीफ ने बजट के फौरी बाद ही और उस टाइम ये ज़िमनी जो एंड पे था उसमें ये एग्जीक्यूटिव अलाउंस कर दिया था। बेसिकली
हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी से काम लेना थे, और ब्यूरोक्रेसी कंप्लेन कर रही थी कि महंगाई बहुत हो गई है, हमें मसाइल आ रहे हैं और हर चीज़, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो इन्होंने उन्हें कहा कि जी हम आपकी सैलरीज़ और आपके अलाउंसेस में इजाफा कर देते हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। अब काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनको एग्जेक्टिव अलाउंस मिल गए हैं और उनका जो पे स्केल है और वो चीज़ें हैं वो बेहतर हो गई, सारी चीज़ें मिल रही हैं। सही। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फरमाते हैं कि मौजूदा माशी मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात है। आपके ख़्याल में आम इंतखाबात हो जाते हैं तो पाकिस्तान के माशी हालात ठीक हो जाएंगे, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे? जी अदर साहब, मसला ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इलेक्शन करवाने होते हैं, ये किसी सियासी जमात के कहने से इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे वो हल्का बंदियों के लिए टाइम चाहिए और हम नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। हल्का बंदियाँ होंगी, फिर दोबारा वो MNAs वगैरह की, और उनकी जो हल्का बंदियों के बाद उसके ऊपर इतराज़ात लगेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें वोटर लिस्ट में मुरतब होंगी। तो एक लेंथी प्रोसीजर है, उसको ऊपर टाइम लगना है। अब इमरान खान साहब शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर हम काम करें, तो ये हो नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार इदारा है, इसके ऊपर कोई पॉलिटिकली हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो ये हमें नवंबर दिसंबर तक जो है ये तो कम से कम सेटअप को चलाना पड़ेगा। उसके बाद के जो मामलात हैं उससे थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। और नो डाउट कि जब नए इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होते हैं तो 4 साल के लिए जो है इन्वेस्टर को पता चलता है कि एक नई हुकूमत आई है, वो अपनी पॉलिसियाँ लॉन्च करेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि नए इलेक्शन के बाद मुल्क में मज़ीद इस्तेकाम आएगा। नहीं, अगर फैसला उनके ख़िलाफ़ आ जाता है, अवाम वोट नहीं देते, तो वो क्या मान लेंगे इसको, फैसले को? ये आप पॉलिटिकल जो बात कर रहे हैं इमरान खान की और PTI का, ये एक चैलेंज है जो आजकल के जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं कि इमरान खान क्या कोई यकीन नहीं है कि वो इलेक्शन अगर हार जाएं तो वो उसको तस्लीम करेंगे, वो दोबारा सड़कों पे रहेंगे, आवाम को वही अपने जो बातें हैं, करप्शन, चोरी, डाके, ये वो उसके ऊपर अटैक करते रहेंगे। और गरीब आवाम जो है वो इन चीज़ों को सुनती है, और ये जो करप्शन का चूरन है ये पाकिस्तान में बहुत बिकता है। हालांकि हम देखते हैं कि 4 सालों के अंदर इमरान खान ने, और उसका जो एसेट रिकवरी यूनिट था शहजाद अकबर की सरबराही में, उन्होंने 1 रुपया भी रिकवर नहीं किया, और उल्टा हमें जो है पाकिस्तान को इंग्लैंड के अंदर नैब को वहाँ पे जुर्माने पड़े हैं और एक रिकॉर्ड जुर्माने हुए हैं। तो हमारे यहाँ मतलब ये सिस्टम रहा है कि हमने रिकवर कुछ नहीं किया, हम बस चोर चोर कह के अपोजिशन को और उनकी किरदार कुछ। इससे तो ये पाकिस्तान का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। जी, यही हमारे यहाँ पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की मिसाल है कि हम मतलब एक बहुत ही मतलब अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान में कि हम लोग करप्शन कह के मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो इदारे हैं उनको हमने मुतनाज़ा किया हुआ है। हमने नैब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, FIA को मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो इदारे मज़ीद कमज़ोर होते हैं। आवाम का जो ट्रस्ट है इन इदारों के ऊपर वो ख़त्म होता जाता है, और अल्टीमेटली उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है और पाकिस्तान की मईशत को होता है। दुनिया के हालात बदल रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली तैयारे पर सऊदी अरब पहुँचे। ऐसी क्या वजह है कि एक बार फिर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, या उसके साथ ट्रेडिंग बढ़ा रहा है, या वो क्या चाहता है? ये नई डेवलप कैसी हुई, क्यों हुई? नदीम साहब, आप क्या कहते हैं? इसकी डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह ये है कि ईरान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे उसने रशिया की सपोर्ट करने लग रहा है यूक्रेन वार के अंदर। ठीक हो गया। उस वजह से एक तो यूक्रेन वार की वजह से ऑयल प्राइसेस की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, और अमेरिका के अंदर जो है इस वक्त इन्फ्लेशन रेट वो 10% जा रहा है। और ये जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो अमेरिका में भी जो बाइडन हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रिजेंटमेंट पैदा हुई है। इस सूरत हाल में ऑयल प्राइसेस को नीचे लाने के लिए और ईरान की जो एक एक्टिविटी है कि जो वो बाकायदा रूस के साथ जाके शामिल हो गया है यूक्रेन वार में, जबकि पूरी दुनिया रूस के ख़िलाफ़ थी। रूस के ख़िलाफ़। तो उस सूरत हाल में उसने 2 मकासद लेकर जो बाइडन जो हैं वो मिडल ईस्ट पहुँचे हैं। सही। पहला तो ये था कि वो
जो इसराइली लॉबी है उनको खुश करना था। सही है। और एक मैसेज देना था ईरान को भी कि हम इस वक्त जो है वो इसराइल के साथ हैं। हाँ। और दूसरा जो है इसराइल को ये मैसेज दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप मिडल ईस्ट कंट्रीज जो हैं, अरब ममालिक, सऊदी अरब और यूएई और दीगर जो उनके हम ख्याल ममालिक हैं, उनके साथ हम आपके रवाबित बढ़ाते हैं, आपकी ट्रेड बढ़ाते हैं और आपको जो है फर्दर जो है कंसोलिडेट करते हैं। सही। इसलिए उन्होंने फर्स्ट जो है लीग में वो दौरा इसराइल का किया और फिर इसराइली तैयारे के ज़रिए सऊदी अरब आए और यहाँ आकर उन्होंने सऊदी जो हुक्मरान है उनसे भी मिले हैं, फिर उनके जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान उनसे भी मिले हैं और उन सब से यही सूरत हाल पहली तो बात हुई कि प्राइस जो है ऑयल की उसकी स्टेबिलिटी लाने के लिए आप अपनी आउटपुट प्रोडक्शन बेहतर करें और मुल्क में ये जो ओवरऑल ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं ये अपनी पुरानी जो सूरत हाल में रेट्स हैं जो 75 और पर बैरल उसके ऊपर आ जाएं। एक तो ये उनका मौक़िफ़ था कि हम ये करें और दूसरा जो है इसराइल के साथ मरासिम जो है उसको बेहतर करें और उसको बिल्ड करें। मेरे ख्याल में ये मुफीद रहा है और उसने अमेरिका ने सऊदी अरब को और उसके हम ख्याल ग्रुपों को काफ़ी तक, यानी ये तनाज़ात से हटकर मईशत की तरफ आ रहे हैं, मईशत को बेहतर करने की। ऑफ कोर्स अब जो है सऊदी अरब अमेरिका जो है नो डाउट यूक्रेन के अंदर भी इन्वॉल्व है, उसने वहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस का आपस में कोई मुकाबला नहीं बनता, एक छोटा सा मुल्क है और एक साइड पे रशिया है, लेकिन फिर भी उनके अंदर मुज़ाहमत भी है, उनको कुछ टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, उनको असला भी दे रहे हैं और ग्लोबली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो वो उस सपोर्ट को बेहतर बनाने की किया है और दूसरा जो है अपनी मईशत को देखते हुए और अमेरिका में जो मौशी हालात उसको देखते हुए उन्होंने ऑयल प्राइसेस में और ऑयल मार्केट को बेहतर करने के लिए ये दौरा किया। इसका आलमी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इसके आलमी सियासत पे नो डाउट बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात पड़ेंगे। और मुस्बत असरात ये है कि इस वक्त जो प्राइसेस हैं ग्लोबल वो ज़रा स्टेबल हो जाएंगी और उसका फ़ायदा जो है पूरी वर्ल्ड इकानमी को होगा, यूरोप को भी होगा, अमेरिका को भी होगा, तमाम कंट्रीज़ को होगा, तो उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। हम जिनके पीछे हाथ बांधे जी हुजूरी कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? जी। तो इसराइल के आगे वो आंखें बिछा रहे हैं। क्या इसराइल इस मामले में, पाकिस्तान इसराइल के मामले में क्या करेगा? पाकिस्तान इस वक्त असल में जब क्या पाकिस्तान पर दबाव भी आ सकता है? जब ये विज़िट हो रहा था अमेरिकन सदर का सऊदी अरब का, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं वो वहाँ पे हज के लिए, फरीज़ हज की अदायगी के लिए वहाँ पे मौजूद थे और उस दौरान ये इतलात आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो भी दरपर्दा सऊदी अरब के साथ है, इस ब्लॉक के साथ है और जिस तरह सऊदी अरब कहेगा पाकिस्तान भी वही काम करने के लिए तैयार खड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त मौशी मसाइल का सामना है, पाकिस्तान को सऊदी अरब से रियायती नरखों पर ऑयल भी चाहिए है इसको और को अपने रिज़र्व को बेहतर करने के लिए सऊदी अरब से कुछ रियाल भी चाहिए होते हैं। तो ये IMF के मुआहदे में ताख़ीर भी तो कहीं इससे लिंक नहीं है? IMF के मुआहदे की एक और वजह हो सकती है, उसमें मैं अपनी पाकिस्तान की जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं वज़ीर ख़जाना, उसकी कुछ कोताही कहूँगा और हमारी नई हुकूमत की सुस्ती कहूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें उसके साथ लिंक कर रही हैं। ये इनके ब्याह पे ये जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो इनको तेज़ी में वो काम करने चाहिए जल्दी से, लेकिन वो पॉलिसियाँ बड़ी स्लोली होती हैं क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, तो वो हमारे अपने मसाइल हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो चीज़ें हैं। कुछ मईशतदान कहते हैं कि ये जो CPEC है उसको रोल बैक करने के लिए दबाव डाल रहा है IMF। CPEC मेरे ख्याल में रोल बैक नहीं होता, लेकिन ये है कि फर्दर चाइना जो है वो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि CPEC के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स लगे थे 2013-14 में, अब उनका कंप्लीशन का टाइम आ गया था कि वो कंप्लीट हो जाते और उससे फ्रूट निकलना लग जाता, उसमें से फ़वायद जो हैं समरात आवाम तक पहुँचने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि वो प्रोजेक्ट्स लिंगर ऑन हो गए हैं PTI के दौर में भी, और अब वही उन्हीं प्रोजेक्ट्स की जो प्राइस है वो दुगना से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो चाइना ये देख रहा है कि जी हमने इनको इतना पैसा दिया है तो ये इसके ऊपर इन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिखाया, इसका आउटकम नहीं दिया। इस वजह से चाइना ख़ुद जो है
मज़ीद हमें पैसे देने से इनकार कर रहा है। शायद अब कोई हुकूमत नहीं बने, अगली हुकूमत नहीं, तो वो कोई जाके तसल्लियाँ दे तो प्रोजेक्ट शुरू हों। तो हमने खुद ही जो है उसमें डिलीवर नहीं किया सी पैक को ना, जिस वजह से उस सी पैक सुस्त रवि का शिकार है। तो पाकिस्तान इसराइल के मामले में क्या फ़ैसला कर सकता है? अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है अपने यानी कि दोस्त ममालिक के पीछे लग के, तो ये कायद के फरमान की नफ़ी नहीं होगी? असल में जो कायद का पाकिस्तान था वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट था, ख़ुद मुख्तार था, मुआशी तौर पे स्टेबल था। उस वक्त पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से स्टेबल थी। राइजिंग एक स्टार के तौर पे और एक नेशन के तौर पे हम ग्लोबली आ रहे थे। लेकिन अब की जो सूरत हाल है वो बहुत ही अबतर है। अब हम जो लीस्ट डेवलप इकानमीज़ की और वो जो डिफ़ॉल्ट वाली इकानमीज़ हैं उनमें खड़े हैं। तो अब हमें वो खुददारी का चैप्टर छोड़ के हमें अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो इस वक्त हमारी सर्वाइवल यही है कि हम, क्योंकि ईरानियन की तरह कोई नेशनलिस्ट तो है नहीं कि पूरी कौम पीछे खड़ी हो जाएगी। हमें अगर इस चीज़ के ऊपर तस्लीम करने के ऊपर, या अगर तस्लीम करना एक बहुत अगला स्टेप है, हम एक कंसेंट दे देते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, इसराइल के साथ हैं, या सऊदी अरब जो भी कहता मानने को तैयार है, लेकिन हम पब्लिकली इसको अनाउंस नहीं करेंगे। हम अगर ये स्टेप भी उठा लेते हैं तो इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, वेस्ट में भी, अमेरिका में भी। और वो कहेंगे कि ये पाकिस्तान जो एक ज़माने में वो कंजर्वेटिव स्टेट थी और एक मुल्ला स्टेट थी, वो अब थोड़ी सी प्रोग्रेसिव बनती जा रही है। तो इससे मुस्बित असरात पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। एक ये जो एंटी इसराइल एक लॉबी है वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में नहीं। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या उससे ट्रेडिंग करे तो क्यों करे? इसकी वजह क्या है, क्यों करना? हमें मुआशी इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। हमें इस वक्त तो कहीं से भी कोई एड मिलती है या ट्रेड मिलती है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। हमें ब्लॉक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम मुआशी तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब हम इन ब्लॉक। इसराइल हमारे लिए क्या कर सकता है? इसराइल हमारे लिए ये कर सकता है, किसी और मुल्क के लिए क्या कर सकता है? इसराइल बहुत कुछ कर सकता है मेरी नज़र में। इसराइल सिर्फ इसराइल नहीं है, उसके पीछे पूरा एक जो इसराइली माइंड सेट है, जुडाइज़म है, और उनकी एक पूरा एक ग्लोबल जो एक इकानमी का जो माइंड सेट है वो है। बेसिकली ग्लोबल इकानमी जो है वो यहूदियों के हाथ में है। अमेरिका में भी जो पॉलिसी बहुत सारी बनती हैं उसमें यहूदियों का एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो अगर हम उनको तस्लीम कर लेते हैं या हम एक कंसेंट दे देते हैं कि जस्ट कि पाकिस्तान जो है खामोशी से इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका मेरे ख्याल में पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान को एड्स की शक्ल में मिलेगी, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा। अगर हम तस्लीम नहीं भी करते, मुझे इस चीज़ का एक जवाब आप दे दें, हमने तस्लीम नहीं किया तो क्या इसराइल जो है उसको दुनिया तस्लीम नहीं कर रही? क्या उनकी मईशत डूब रही है? क्या वो उनका मुल्क को ख़तरात हैं? वो एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत इसराइल जो है वहाँ पे सेटल हुए हैं इसराइली, और एक बहुत बड़ा एक प्लान था और उसके ऊपर अमल दरामद। इसके जो फ़ैसला अगर पाकिस्तान उसके हक़ में कर लेता है तो इसके पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान के सियासी हालात पर क्या असरात पड़ेंगे? अवाम इसको कबूल कर लेंगे? आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान में अवाम को तो खैर इस मामले के ऊपर बड़ा वो पॉलिटिकली लोग गलत एंगल दे देंगे, लेकिन ये है कि वो दर पर्दा जो है जिसको हम कहते हैं बिहाइंड द सीन, उसके ऊपर कंसेंट दी जा सकती है, और वो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट में देनी है। और उन्होंने जब ब्रीफ करना है हमारे सियासतदानों को भी, तो इन कैमरा ब्रीफिंग में तो कह देना कि जी हम मुआशी तौर पे इतने इंस्टेबिलिटी है, हमारे पास और कुछ चारा नहीं है, तो हमें अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए ये काम करना पड़ेगा, उसके बदले में हमें रिलीफ मिलेगा। और हो भी सकता है कि पाकिस्तान अगर उसको सीक्रेटली एक्सेप्ट करता है तो पाकिस्तान उसके लिए भी कोई कंसेशन मांगेगा, कोई इकनॉमिक पैकेज मांगेगा और कोई इस तरह की चीज़ें मांगेगा, क्योंकि इस वक्त हम मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और मेरे ख्याल में अगर हम फ्रेंकली स्पीकिंग देखा जाए तो पाकिस्तान को अगर ओपनली नहीं तो सीक्रेटली इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अभी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। ये जब बंदा इकानमी स्टेबल होती हैं, हम कोई राइजिंग इकानमी में चले जाएंगे, मुल्क हमारे ग्रोथ अच्छी होगी, हमारे फॉरेन रिज़र्व बेहतर हो जाएं,
तो फिर है कि हम कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में। अभी हमारे रिजर्व आप देख लें, बांग्लादेश के देख लें और पाकिस्तान के देख लें, ठीक है। इंडिया तो खैर हम कहते हैं बहुत बड़ी इकानमी है। चलें, ये फैसला हम हुकूमत पे और रियासत पे छोड़ देते हैं, उसके इदारों पर छोड़ देते हैं, क्या करते हैं। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाजरीन, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को जागने की ज़रूरत है। अगर हम इस वक्त भी ना जागे तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या तबसरा करना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।